प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी। आज हम हिंदी नाटक के तत्वों पर विचार करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम किसी नाटक की समीक्षा करें तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, जिनके आधार पर हम एक नाट्य कृति की सही ढंग से समीक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, जो नाटक शब्द है ये संस्कृत के नट धातु से बना है, जिसका तात्पर्य अभिनेता से है या रंगमंचीय गुण से है। संस्कृत में भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र पर विस्तार से लिखा और रससूत्र दिया और बाद के आचार्यों ने रससूत्र की विस्तार से व्याख्या की। जब हम हिंदी नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें भारतेंदु युग में हिंदी नाटक के परिचय प्राप्त होता है। और ये जो गैर भाषा भाषी या कहें कि गैर हिंदी बंगला और गुजराती, मराठी से प्रभावित होकर के हिंदी में भारतेंदु युग में ये नाटक लिखे गए। और स्वयं भारतेंदु ने एक थिएटर की स्थापना की, स्वयं नाटक लिखते भी थे और उनका मंचन भी करते थे। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे उनके नाटक प्रसिद्ध रहे। बाद में प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उसके बाद में उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी और एक नाटकों की एक लंबी परंपरा रही। स्वातंत्र्योत्तर युग में फिर हम लक्ष्मीनारायण लाल को देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, बहुत सारे नाटककार। आधुनिक नाटककारों में मोहन राकेश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अब हम नाटकों का तत्वों की बात करें तो भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता और रस। लेकिन आधुनिक काव्यशास्त्र के तत्वों के आधार पर और पश्चिमी काव्यशास्त्र के तत्वों के आधार पर देखें तो हम नाटक के 7 तत्व निर्धारित करते हैं, जिनके आधार पर हम एक नाटक की समीक्षा कर सकते हैं, उसके गुणों की पड़ताल कर सकते हैं। पहला तत्व कथानक या कथावस्तु, दूसरा तत्व पात्र योजना या चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व संवाद या कथोपकथन, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा तत्व संकलन त्रय, उसको अभिनेता भी बोलते हैं, रंगमंचीयता भी बोलते हैं, छठा तत्व भाषा शैली और सातवां तत्व उद्देश्य है। अब हम कथानक की बात करें, पहले तत्व की, तो कथानक को अंग्रेजी में प्लॉट भी कहते हैं और कंटेंट भी बोलते हैं। हिंदी में हम कथा वस्तु, जो उसका नाटक का जो कहानी तत्व है वो किस तरह का है। हमारे साहित्य शास्त्र में 3 तरह के कथानकों का जिक्र मिलता है: प्रख्यात कथानक, उत्पाद्य कथानक और मिश्रित कथानक। प्रख्यात कथानक इतिहास प्रसिद्ध या पौराणिक विषय जो कि बहुत चर्चित हो, जनसामान्य उसको जानता हो, उसको लेकर के, उस विषय को लेकर के नाटक लिखा गया हो। उत्पाद्य में किसी काल्पनिक कथा को लेकर के नाटक लिखा गया हो और मिश्रित में ऐतिहासिकता या पौराणिकता के साथ साथ कल्पना तत्व का भी समावेश किया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे विषयों पर नाटक हो सकते हैं। पौराणिक विषयों पर, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्त्रियों पर, बच्चों पर, किसी समस्या को लेकर के भी नाटक लिखे जा सकते हैं। जैसे कि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक नाटक होते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या परक नाटक लिखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आधुनिक भावबोध से ओतप्रोत विषयों को लेकर के नाटक लिखते हैं। कथानक की दृष्टि से संस्कृत में
नाटक के कथानक के बारे में गोपुच्छ की अवधारणा, गाय की पूँछ की तरह नाटक का जो कथानक है वो बंधा हुआ होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, उसका क्रमिक रूप से प्रारंभ हो, फिर उसका विकास हो, फिर कथानक में एक द्वंद्व हमारे सामने आए, फिर चरम अवस्था क्लाइमेक्स पर पहुँचे, उसके बाद में कथानक समापन की ओर। जैसे गाय की पूँछ पहले छोटी, फिर थोड़ा उसका कलेवर बड़ा होता है और फिर उसके बाद में पूँछ की आकृति सीमित हो जाती है, पतली हो जाती है। इसी तरह से कथानक पहले तो विकास हो, उसका प्रारंभ हो, विकास हो, व्यापक रूप पर फैले, उसमें क्लाइमेक्स तक पहुँचे, उसके बाद में उसका नाटक का समापन हो जाए। इस तरह से जब भी हम किसी नाटक को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमें उसके कथानक में इन गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए और हमें ये देखना होगा कि, और ये पड़ताल भी करनी होगी कि ये गुण उस नाटक में है या नहीं है। दूसरा तत्व है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। नाटक में पात्र का होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पात्रों से ही नाटक खड़ा होता है, नाटक का विकास होता है, कथानक का विकास होता है। पात्रों को हम दो रूपों में या दो भागों में बांट सकते हैं, प्रधान चरित्र और गौण चरित्र। प्रधान चरित्र कथानक के मूल में होता है, केंद्र में होता है, सारी कथा उसके चारों तरफ घूमती है। गौण चरित्र प्रधान कथानक के चरित्र को परिपुष्ट करने का काम करते हैं, कथानक को और घटना को आगे बढ़ा करके जो प्रधान पात्र है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक तरह से उस पात्र को हाईलाइट करने का काम करते हैं। तीसरा तत्व संवाद योजना है, इसको कथोपकथन भी कहते हैं। नाटक में कथोपकथन को हम नाटक का प्राण तत्व कह सकते हैं, क्योंकि पात्रों में परस्पर संवाद के जरिए ही कथानक का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा, चरित्र के गुणों का पता लगेगा। इसलिए संवाद का होना बहुत आवश्यक है। संवाद या कथन उपकथन सरल हों, संक्षिप्त हों, बोधगम्य हों और कथा को विस्तार देने वाले हों, पात्रानुकूल हों। जैसा पात्र हो वैसी भाषा बोले। जैसे हम रामायण की या राम कथा के मंचन की बात करें तो राम के जो संवाद होंगे वो उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होंगे। राम सीता को सीते बोलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे भाई सीता के बारे में आधुनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे कथन या ऐसे संवाद बोलेंगे जिससे कि वो चरित्र विश्वसनीय रूप से दर्शक और पाठक के सामने साकार हो सके। जैसा होगा वो वैसी भाषा का प्रयोग करेगा। रावण का चरित्र है तो रावण अट्टहास करता है, उसके जो कथानक, उसके जो कथन उपकथन है, संवाद है, वो कठोर होंगे, प्रहार करने वाले होंगे। राम के जो संवाद होंगे सरल, शील, नम्रता धारण किए हुए उनके कथानक होंगे। चौथा तत्व आता है देश, काल और वातावरण। साहित्य में देश से तात्पर्य स्थान से है, काल से तात्पर्य समय से है और वातावरण से तात्पर्य समूचे परिवेश से है। जिस युग और परिवेश का कथानक है उसी युग और परिवेश के स्थान नाटक में दिखाने होंगे या दिखाए जा रहे हैं या नहीं दिखाए जा रहे हैं। वैसी वेशभूषा, वैसा ही स्थान। जैसे हम किसी ऐतिहासिक नाटक को पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन किसी राजधानी का नाम, उज्जैनी, वैशाली, कोई भी नाम हो सकता है। वहाँ की उस ज़माने के पात्रों के नाम उस तरह के हैं नहीं है। वहाँ का परिवेश, वहाँ के गुरुकुल, जिस युग की कथा है वो युग नाटक में साकार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पड़ताल भी हमें देश, काल और वातावरण के बिंदु के आधार पर हमें उसकी पड़ताल करनी चाहिए। पांचवा तत्व है संकलन त्रय। इसको अभिनेता भी कहते हैं, रंगमंच का गुण भी कहते हैं। और संकलन त्रय, तीन चीज़ों का समन्वित रूप नाटक में है या नहीं है। इसमें टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन,